नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित है, अपने एनिमल हस्बेंड्री के तहत यूनिट नंबर 6 के तहत अपना टॉपिक चल रहा था जंतुओं में पाचन। और जंतुओं में पाचन की बेटा 2 क्लासेस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड क्लास के अंदर अपने जो जंतुओं के अंदर जो दंत सूत्र था, रूमिनेंट्स के अंदर, है ना, घोड़े के अंदर, सुअर के अंदर, उनके अपने डेंटल फार्मूला कंप्लीट अपने कर लिया था। अभी अपने थ्योरी स्टार्ट करेंगे आगे कि कहाँ से जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है मुख गुहा। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे बेटा मुख गुहा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास नंबर 3। बैटिंग लगाइए। जंतुओं में पाचन, उसके अंदर आपका टॉपिक है बेटा मुख गुहा। मुख गुहा जिसको ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। देखो इसके अंदर एक लाइन अपने लिखेंगे कि भोजन का पाचन भोजन के पाचन की प्रक्रिया भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बड़ा ध्यान रखना है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अब इसके अंदर बात करेंगे कि नंबर 2 जो है बेटा वो है लार ग्रंथियाँ। और लार ग्रंथियाँ पशुओं में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके अंदर बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आप याद कर सकते हो PML, पेरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो उसके बाद हेडिंग लगाइए बेटा लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियां जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, सेलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं बेटा, सेलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना कि पशुओं में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या ध्यान रखेंगे कि पशुओं में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसमें आप नोट लगा के लिखेंगे बेटा पशुओं में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब उनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो बेटा। देखो ट्रिक मैंने बार बार मैं ये कहता हूँ कि ट्रिक तभी काम करता है जब आपको पूरी चीज़ें यथावत आपके दिमाग में है ना, तभी आपकी ट्रिक काम करेगी। अब जैसे पी से क्या है बेटा, पेरोटिड, दूसरी है बेटा एम से है मैंडिबुलर,
एल से है बेटा सबलिंगुअल। तो ये चीज पशुओं में 3 प्रकार की लाल ग्रंथि है बेटा, एक तो है पेरोटिड, एक है मैंडिबुलर और तीसरी है बेटा सबलिंगुअल। ये चीज थोड़ी आप ध्यान में रखेंगे। इस चीज को आप नोट करें बेटा। पशुओं में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी? पेरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब पेरोटिड है वो कान के ठीक सामने स्थित होती है, मैंडिबुलर जबड़े के नीचे, और ये होती है बेटा जीभ के नीचे। तो इसको आप नोट करें, एक बार नोट कर लिया। चलें आगे। तो 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अपने लिखते हैं। नंबर 1 बेटा पेरोटिड ग्रंथि। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे, कान के ठीक नीचे ठीक है। उसके बाद पेरोटिड के बाद है बेटा मैंडिबुलर। जबड़े के ठीक नीचे और तीसरी है बेटा सबलिंगुअल ग्रंथि। जीभ के नीचे। तो कई बार बेटा इनकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है कि पशुओं में 3 प्रकार की लार ग्रंथि है, उनके अंदर पेरोटिड ग्रंथि, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पेरोटिड ग्रंथि जो पाई जाती है बेटा वो कान के ठीक नीचे पाई जाती है, मैंडिबुलर जबड़े के ठीक नीचे होती है, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे होती है। अब इनके अंदर पूछा क्या जाता है कि इनके अंदर इस नलिका के अंदर की जो पेरोटिड ग्रंथि है उनके नीचे पेरोटिड ग्रंथि जो है उसके अंदर कौन सी नलिका पाई जाती है। अब देखो ग्रंथि है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई एंजाइम का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। तो अगर पूछा जाए कि पेरोटिड ग्रंथि जो कान के ठीक नीचे है उनके अंदर कौन सी नलिका स्थित होती है, कौन सी नलिका में बहती है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, स्टेनसन नलिका होती है। कौन सी होती है बेटा? स्टेनसन नलिका। कौन सी होती है बेटा? स्टेनसन। कौन सी नलिका है बेटा? स्टेनसन नलिका है। अब आपको पता है मैंडिबुलर यानी जबड़े के ठीक नीचे। अब आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया का जो शेन वॉटसन जो खिलाड़ी था पहले, अभी तो संन्यास ले लिया शायद उन्होंने, तो आपको पता है कि उसकी जो ऑलराउंडर है, तो वहाँ से आप ट्रिक याद कर सकते हो कि वो क्या कर सकता है। जैसे बॉलिंग करता है तो मैंडिबुलर का मतलब होता है जबड़े से संबंधित, तो जबड़े को कौन तोड़ देगा? तो शेन वॉटसन। तो यहाँ याद करना है बेटा वार्टन। क्या याद कर लेंगे? वार्टन। वार्टन नलिका। कौन सी नलिका बेटा? वार्टन नलिका। और इसके अंदर देखो सबलिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे। तो रिवाइज अपने पता है कि जीभ से अपने क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये कौन सी होगी बेटा? रिवीन्स नलिका। रिवाइज करते हैं ना अपने, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, रिवीन्स नलिका। रिवीन्स नलिका। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखें। पेरोटिड ग्रंथि के अंदर नलिका जो पाई जाती है बेटा वो कौन सी है? स्टेनसन नलिका। मैंडिबुलर जबड़े के ठीक नीचे वार्टन नलिका। सबलिंगुअल के अंदर जीभ के नीचे है जो रिवेंस नलिका पाई जाती है। अब इसमें कुछ बातें आप लिखेंगे कि लार ग्रंथियां जो होती हैं
वो एक प्रकार की क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि ये अपने जो स्राव है वो क्या है, अपने विभिन्न अंगों तक भेजती है। तो इसके अंदर नोट लगा के लिखेंगे, लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां जिसको अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, क्योंकि ये एंजाइम या रस, जिसको अपने जूस कहा जाता है, का स्त्रवण करती है, का स्त्रवण करती है। ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखेंगे कि पेरोटिड ग्रंथि कान के ठीक नीचे जिसमें स्टेंसन नलिका पाई जाती है, मैंडिबुलर बेटा जबड़े के ठीक नीचे वार्टन नलिका पाई जाती है, सब लिगुल जो ग्रंथि है वो जीभ के नीचे रिवेंस नलिका पाई जाती है। लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि ये एंजाइम या रस का क्या करती है बेटा, स्त्रवण करती है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें कुछ विशेष आप लिखेंगे बेटा। ये यहां तक बात समझ में आ गई कि आपको? अब आप लगाएंगे विशेष। चलें आगे। अब लगाइए आप बेटा विशेष। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में कुछ विशेषता हैं कि जाइगोमेटिक जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो किसके अंदर पाई जाती है बेटा, कुत्ते में पाई जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहां से आप नोट करेंगे, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड जाइगोमेटिक लारिया ग्रंथि जो है वो किस में पाई जाती है बेटा, कुत्ते में पाई जाती है। किसमें बेटा, कुत्ते में पाई जाती है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे कि जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो बेटा कुत्ते में पाई जाती है। अगर मैंडीबुलर की बात करें तो मैंडीबुलर गाय व कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैंडीबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो है बेटा गाय व कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके अंदर पर्सन बन सकता है। अच्छा, कि जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड किस में पाई जाती है, कुत्ते में पाई जाती है। मैंडीबुलर सलाइवरी ग्लैंड गाय व कुत्ते की सबसे बड़ी लार है ग्रंथि है। अगर बात करें बेटा पेरोटिड, ये घोड़ा और सुअर की, अगर 3 नंबर बात करें बेटा, पेरोटिड
सलाइवरी ग्लैंड घोड़े व सुअर की घोड़े व सुअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि घोड़े व सूअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है बेटा, तो ये थोड़ी ध्यान रखनी है। पेरोटिड जो ग्रंथि है वो घोड़े व सूअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अब ध्यान रखना है कि मैंडिबुलर लार ग्रंथि जो है वो खरगोश में नहीं पाई जाती। नोट लगा के लिखेंगे आप। मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स खरगोश में अनुपस्थित होती है। खरगोश में अनुपस्थित होती है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। खरगोश में देखो, एक बार मैं दोबारा बताता हूं, जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुत्ते में पाई जाती है। मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो गाय व कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पेरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो घोड़े व सुअर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो खरगोश में अनुपस्थित होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरगोश में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो इसको आप एक बार आप नोट करें कि खरगोश में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान है रखेंगे कि खरगोश में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती, इस बात को थोड़ा ध्यान है रखेंगे। अब आपको ये चीज आपने नोट कर ली क्या, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो खरगोश जो है उसमें कौन सी ग्रंथि, मैंडिबुलर लार ग्रंथि वो नहीं पाई जाती है। तो खरगोश में लार ग्रंथियों के 3 युग्म कौन से पाए जाते हैं उनको थोड़ा लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे खरगोश में लार ग्रंथियों के 3 युग्म पाए जाते हैं बेटा। टोटल 6 होगी। अब इसमें नंबर 1 कौन सी है बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी है बेटा इन्फ्रा ऑर्बिटल और तीसरी है सबलिंगुअल। तो नंबर 1 आप लिखेंगे पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी है बेटा इन्फ्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड। और तीसरी बेटा वो है बेटा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो ये ग्रंथियां हैं वो किसके अंदर पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है खरगोश में।
और खरगोश में कौन सी नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर देखो आप कौन सी नहीं पाई जाती। खरगोश के अंदर मैंने लिखवाया था ना मैंने कि खरगोश में कौन सी नहीं पाई जाती, मैंडीबुलर। तो नोट लगा के एक बार फिर लिख सकते हैं कि मैंडीबुलर जो है मैंडीबुलर सलाइवरी ग्लैंड खरगोश में नहीं पाई जाती, खरगोश में नहीं पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, जो आपके सामने बेटा लिखी हुई है। एक तो बेटा पेरोटिड है, दूसरी इंफ्रा ऑर्बिटल है, और तीसरी बेटा सब लिगुअल है। ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान है रखेंगे। अब अपने बात करेंगे बेटा यकृत की। किसकी बात करेंगे बेटा, यकृत की। तो हेडिंग लगाइए आप यहाँ तक, अगर नोट कर लिए हैं आपने अच्छी तरीके से। चलें आगे। अब बात करते हैं बेटा लीवर की। अब देखो अपने बात कर रहे हैं बेटा यकृत की, यकृत मतलब लीवर की। अब लीवर के अंदर आपको पता है कि लीवर के अंदर लीवर का जो अध्ययन जो होता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है, और लीवर का डॉक्टर जो होता है वो हिपेटोलॉजिस्ट कहलाता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या होता है, जिसके अंदर हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं, और मानव शरीर का सबसे पुनरुद्भवन की क्षमता वाला जो ऑर्गन जो है बेटा वो कौन है बेटा, लीवर है। तो लीवर के बारे में कुछ बातें आप थोड़ा ध्यान है रखेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप यकृत, जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, लीवर। यकृत यानी लीवर। अगर थोड़ा बहुत अपने बात करें यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, यकृत का जो अध्ययन जो है बेटा वो क्या कहलाएगा, हिपेटोलॉजी कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, हिपेटोलॉजी कहलाता है। और दूसरा ध्यान रखेंगे बेटा, यकृत का डॉक्टर जो होता है बेटा, यकृत का डॉक्टर जो होता है वो होता है बेटा हिपेटोलॉजिस्ट। हिपेटोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें अपने मानव शरीर का सबसे भारी अंग की बात करें, वो भी कौन सा होता है, लीवर ही होता है। और मानव शरीर में सर्वाधिक पुनर्भव इसको कहा जाता है कि अगर लीवर को चाकू से भी काट दिया जाए तो या 15 या 20 दिनों के अंदर क्या हो सकता है, इनकी रिकवरी हो सकती है। मतलब पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। मानव शरीर में पुनर्भवन मतलब रीजीनरेशन की क्षमता सर्वाधिक
की क्षमता बेटा सर्वाधिक। तो ये ध्यान रखेंगे, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी, यकृत का डॉक्टर हिपेटोलॉजिस्ट, मानव शरीर का सबसे भारी अंग, मानव शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब मानव शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि बेटा इसके अंदर पाई जाती है हिपैटिक कोशिका। कौन सी कोशिका बेटा? हिपैटिक कोशिका, और इनके अंदर ये गुण पाया जाता है। ठीक है, और मानव शरीर का सबसे भारी अंग भी है, क्योंकि इसका जो वजन जो होता है, वजन जो होता है बेटा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1.5 से 1.7 kg वजन होता है। देखो, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी, यकृत का डॉक्टर हिपेटोलॉजिस्ट, मानव शरीर का सबसे भारी अंग, मानव शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक। मतलब अगर मानव शरीर का पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब क्या बोल रहे हो आप? पुनरुद्भवन का मतलब है कि अगर ये अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, मतलब इसको चाकू से भी काट दिया जाए, तो ये अंग क्या है? वापिस पुनरुद्भवन का मतलब है कि ये अंग वापिस रिकवर हो जाता है, वापिस क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान आप रखेंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आई कि आपको? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है? क्योंकि इसमें हिपैटिक कोशिका पाई जाती है। वजन कितना होता है बेटा? 1.5 से 1.7 kg। उसके बाद कुछ बातें और लिखेंगे। यकृत जो होता है वो एक बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं बेटा। तो ये तो बहिस्रावी ग्रंथि है। और वैसे देखा जाए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और ध्यान रखना है कि यह शरीर में शरीर के वजन के अनुसार होती है। जितना वजन होता है उसी के अनुसार होती है। यह शरीर में शरीर के वजन के अनुसार होती है। ये शरीर में शरीर के वजन के अनुसार होती है। ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। अब देखो, यकृत के कार्य क्या होते हैं? तो बेटा एक तो इसका काम क्या होता है? पित्त का स्राव करना होता है। इसका बेटा पित्त का। अब पित्त का मतलब बाइल जूस। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाइल जूस या पित्तरस बनता कहाँ है, तो ये यकृत में बनता है। तो सबसे पहला जो काम होता है बेटा वो पित्त का स्राव होता है, क्योंकि यकृत जो है वो हरे रंग का एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है। तो इसमें आप लिखे पहले यकृत के कार्य। हेडिंग लगाइए बेटा, फंक्शन ऑफ लीवर। यकृत के कार्य। यकृत के कार्य ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो कार्य जो होता है वो होता है पित्तरस का। सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो ध्यान रखना कि यकृत में बनने वाला जो रस है ना, उसी को अपने क्या कहते हैं बेटा? पित्तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं।
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान है रखेंगे। तो पितरस क्या होता है कि यकृत हरे रंग के क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है। यकृत हरे रंग के क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिसे पितरस या बाइल जूस बोलते हैं बेटा, जिसे पितरस या बाइल जूस। अब अगर एक बात तो समझ में आ गई कि इसमें दो चीजें होगी कि एक तो पितरस का रंग कैसा होता है बेटा, हरे रंग का, इसीलिए उल्टी हरे रंग की आती है। एक इसकी प्रकृति कैसी होती है तो बेटा क्षारीय होती है। ये बात ही अपने क्लियर होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ये तो बात क्लियर होगी ना। तो इसका पीएच मान इसका पीएच मान 8.6, इसका पीएच मान 8.6 होता है। क्योंकि 7 से कम जो होगा वो अम्लीय, 7 होगा वो उदासीन, और 7 से ज्यादा जो होगा बेटा वो क्षारीय होगा। पित्त में उपस्थित पित्त लवण वसा के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पित्त में उपस्थित पित्त में उपस्थित पित्त में उपस्थित पित्त लवण वसा के पाचन में सहायक होते हैं। वसा के पाचन में ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। तो बहिस्रावी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर में शरीर के वजन के अनुसार होती है। यकृत का कार्य क्या बेटा, पितरस का स्राव, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। यकृत हरे रंग के क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिसे पितरस कहते हैं। इसका पीएच मान 8.6 होता है। पित्त में उपस्थित पित्त लवण, जो बाइल जो साल्ट है, वो क्या करते हैं, वसा के पाचन में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद ध्यान रखना है कि विटामिन का जो संश्लेषण जो होता है, बहुत शानदार प्रश्न होता है कि यकृत के अंदर कौन सी विटामिन का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। कौन किसका? विटामिन ए का। और इसके अलावा अन्य कौन से रसायन इसके अंदर संचित होते हैं? तो लोहा और तांबा। अंडरलाइन कर लिया, नोट कर लिया, चलें आगे। उसके बाद आप लिखेंगे विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण, तो इसमें आप लिखेंगे कि यकृत में केरोटीन प्रोटीन व
प्रोटीन व विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? तो वो होता है यकृत के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर और कौन से रसायन इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आप थोड़ा नोट लगा के लिखेंगे। यकृत में लोहा यानी Fe व तांबा Cu भी क्या होता है? संचित होता है, भी संचित होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पितरस बनता किसमें है, पितरस का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आप लिखेंगे पितरस का जो निर्माण जो होता है बेटा, वो होता है यकृत के अंदर। और अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि पितरस का स्टोर कहाँ होता है, पितरस का संग्रहण, तो आपको ध्यान रखना है पितरस का जो संग्रहण जो होता है वो होता है बेटा पित्ताशय के अंदर, जिसको गोल ब्लैडर कहते हैं बेटा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है बेटा, क्योंकि पेड़ पौधों को मिलती है मंड या स्टार्च के रूप में, हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में। अगर यही बात अपने किसकी करें बेटा, पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधों में संचित ऊर्जा मंड या स्टार्च के रूप में, मंड या स्टार्च के रूप में बेटा ध्यान रखना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? अब इसमें एक चीज तो बात समझ में आ गई कि इसके अंदर विटामिन कौन सा बनता है। देखो एक बार दोबारा देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा कि विटामिन का संश्लेषण की बात करें, यकृत में केरोटीन, प्रोटीन व विटामिन ए का संश्लेषण होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। यकृत में लोहा, यहां से भी शानदार प्रश्न बनता है, लोहा मतलब Fe व तांबा भी संचित होता है। पितरस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। पितरस का संग्रहण कहाँ होता है, तो पित्ताशय के अंदर होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा किस रूप में मिलती है, ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों को जो ऊर्जा मिलती है बेटा मंड या स्टार्च के रूप में। किसके रूप में बेटा, मंड या स्टार्च के रूप में। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, तीसरा है बेटा संचय। वहां तो अपने बात कर रहे थे विटामिन का संश्लेषण, अब क्या करेंगे अपने संचय यानी स्टोर की बात करें तो यकृत क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत, देखो हेडिंग लगाएं आप संचय, संचय मतलब स्टोर, स्टोरेज। तो इसमें आप लिखेंगे
यकृत में यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत, यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत, उपापचय के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप, यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय करता है, क्योंकि जितने भी केमिकल है वो किसके अंदर स्टोर हो रहे हैं बेटा, वो यकृत में हो रहे हैं। इसीलिए लिवर इज लैब ऑफ बॉडी, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए लीवर इज लैब ऑफ बॉडी, लैब ऑफ बॉडी यानी शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। यकृत क्या है, यकृत शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर देखा आपने लोहा व तांबे का स्टोर भी इसी के अंदर होता है, विटामिन ए का संश्लेषण भी इसी में होता है, और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय भी इसी के अंदर होता है। इसीलिए इसको रासायनिक प्रयोगशाला की संज्ञा दी गई है। तो शरीर के अंदर अगर पूछा जाए कि रासायनिक प्रयोगशाला कौन है, तो रासायनिक प्रयोगशाला की संज्ञा जो है बेटा वो लीवर को है। तो इसमें एक बड़े बड़े अक्षरों के अंदर वो लिख लो, रासायनिक प्रयोगशाला। रासायनिक प्रयोगशाला तो वो कौन है बेटा, यकृत है बेटा। ये चीज क्या आपको समझ में आ गई क्या, इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलते हैं अपने आगे की तरफ, पित्ताशय। किसकी तरफ बेटा, पित्ताशय की तरफ। तो यहां तक आप एक बार देखें, एक बार दोबारा बताता हूं मैं क्या कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया। तो संचय का, यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय करता है। लिवर इज लैब ऑफ बॉडी, यकृत शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है। रासायनिक प्रयोगशाला क्या होती है, यकृत होती है। क्या होती है, यकृत होती है। अब अपने बात करेंगे बेटा किसकी, पित्ताशय की। किसकी बात करेंगे बेटा, पित्ताशय की। तो पित्ताशय की जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी विधिवत जो मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा आपके सिलेबस के बिंदुवार टॉपिक के अनुसार, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।